और शोषण की एक नई धारा निकल पड़ी और क्लाइमेट की दुर्दशा, युद्धों की दुर्दशा जो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं। जो करुणा की बात करते थे क्रिश्चियनिटी की, वो निरंतर हत्याएं कर रहे हैं एक दूसरे पर। जो इस्लाम शांति की बात करता था, अरबी में इस्लाम का अर्थ होता है शांति, वो कैसी शांति आप देख रहे हैं उसको। और जो लड़ रहे हैं आपस में सब, वो अब्राहम फैमिली के ही हैं, एक ही परिवार है वो। ये जो सारा युद्ध हो रहा है ना, ये एक ही परिवार है वो। दार्शनिक एक परिवार है। पूरी दुनिया में दो ही परिवार थे दार्शनिक, जिनके गर्भ से पूरा दुनिया का दर्शन है। एक है अब्राहम और दूसरा है वैदिक। दो ही फिलॉसफी रही है, और ये यूरोपियंस भी मानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपना कोई निजी विचार ही कह रहा हूं। इंडो यूरोपियन फिलॉसफी एक को कहते हैं और एक अब्राहम फिलॉसफी दूसरी। तो जो इंडो यूरोपियन फिलॉसफी है, वो अंग्रेज थोड़ा वैदिक कहने से घबराते हैं, यूरोपियन, लेकिन जो इंडो यूरोपियन का मतलब उनका यही है, जो वैदिक अवेस्ता का दर्शन रहा है। यूनान भी उसी को मानता रहा, जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक, वो भी उपनिषदों को वही धारणा लेकर के आगे बढ़े हैं। वहां पर प्लेटो ने सबसे पहले आत्मा की बात की है, ईसा के 300 साल पहले। और हमारे यहां उपनिषद यूरोपियन दार्शनिकों और इतिहासकारों के अनुसार भी लगभग उपनिषद ईसा के 1000 साल पहले के हैं, ये तो वो भी मानते हैं। और वैदिक संहिताओं को 5000 साल पुराना मानते हैं। आप जो वैदिक दर्शन की फिलॉसफी है, वो एक और है जो सिमट रही है पूरी दुनिया में, और उसी संस्कृति की बात हम कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। भारत की जो मूल संस्कृति, मूल आत्मा है। और दूसरी अब्राहम। अब्राहम के कौन कौन ब्रांच हैं? यहूदी, ईसाई और इस्लाम। तीनों से अब्राहम फिलॉसफी के ब्रांच हैं, उसी दर्शन के ब्रांच हैं, शाखाएं हैं। और जैसे एक बहुत ही ग्रैंड फादर का घर हो, उस पर 3 लोग बाद की पीढ़ी लड़े, उसी तरह यरूशलेम पर लड़ रहे हैं सब कि ये तो हमारे दादा की है, परदादा की है। वो कहता है नहीं इस पर कब्जा मेरा है, वो कहता है नहीं इस पर कब्जा मेरा है। इतने में पूरा युद्ध चल रहा है। कौन सा दर्शन है, कौन सी संस्कृति है? हमारी भारतीय संस्कृति जो थी, ये कभी ऐसी बातों का प्रश्रय नहीं देती रही है। वो मनुष्यों में ही नहीं, ब्रह्मांड के सभी घटकों में भी आत्मीयता देखती रही है। अच्छा, एक दर्शन बता दो पूरी दुनिया का कि जो सामान्य जीवन भी ग्रहों नक्षत्रों के अनुसार कोई जीता हो। आपका भारतीय जीवन जो है, एक एक क्षण किससे निर्देशित होता है? खगोल विज्ञान से। आपके सारे त्योहार, आपका जो पंचांग है, मैं बताऊं आपको, सबसे कालखंड का सबसे प्राचीनतम गणना पद्धति पंचांग है हमारी, और सबसे वैज्ञानिक है। जिसको हम लोग कभी ऐसे रख देते हैं, अरे ये तो पंडित जी ने पता नहीं क्या प्रपंच कर रखा है, बोल देते हैं ना कभी कभी हम लोग हल्के में। वो प्रपंच इसलिए है कि वो पंडित जी भी नहीं जानते कि क्या बता रहे हैं। अगर पंडित जी भी ठीक से पढ़े होते पंचांग की गणना कि कैसे बन रहा है, तो शायद वो व्याख्या कर देते। और जो आधुनिक पीढ़ी है वो पंचांग को जानते नहीं। मैं आपकी 7वीं की किताब में विज्ञान में पंचांग ला रहा हूं, एक चैप्टर, आप लोग भी पढ़िएगा कि कैसे वह दुनिया का एकमात्र, विश्व का एकमात्र पंचांग है, कालगणना है, जो सूर्य और चंद्रमा दोनों को समायोजित करके चलती है। पूरी दुनिया में या तो लूनर कैलेंडर है या सोलर कैलेंडर है, सूर्य आधारित या चंद्र आधारित। पूरा इस्लामिक दुनिया चंद्र आधारित और यूरोपियन पूरा सूर्य आधारित।
भारत अकेला ऐसा पंचांग है, और आज से नहीं है, वैदिक काल से चला रहा है, वेदांग से चला रहा है, जिसको वो लोग भी मानते हैं कि लगभग 3,500 साल पुराना है। वह लूनर और सोलर का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है, एडजस्टमेंट है। हर 5 वर्ष में 2 इंटर कैलोरी मंथ आ जाते हैं। इंटर कैलोरी मंथ समझ रहे हैं? अधिक मास वाला। वो एडजस्ट करने के लिए आप देखेंगे हर 2.5 साल बाद एक टपक जाता है 27 दिन का, 1 महीना अतिरिक्त, ताकि हमारा त्योहार ऐसा ना हो कि ईद की तरह एक बार तो पड़े ग्रीष्म ऋतु में और एक बार पड़े शीत ऋतु में। ऐसा नहीं। होली अगर होगी तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन प्लस माइनस होगा, दिवाली होगी तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन प्लस माइनस होगा। वो सोलर और लूनर का एडजस्टमेंट करके क्लाइमेट के साथ, जलवायु के साथ, पर्यावरण के साथ, खगोल विज्ञान के साथ पूरे जीवन जीने की पद्धति अगर है तो भारत में ही है। हमारे शादी ब्याह भी चंद्रमा और सूरज तय करते हैं, शुक्र तय करते हैं, बुध तय करते हैं, सौरमंडल के सारे ग्रह मिलकर के तय करते हैं कि आपकी शादी इस दिन होगी कि नहीं होगी, मुहूर्त क्या है, जिसको मजाक उड़ाते हैं हम लोग, इसलिए कि हम जानते नहीं उसकी सच्चाई कि क्यों किया गया था। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं वो ग्रहीय समीकरणों के आधार पर ही ऊर्जा का विकिरण ऋणात्मक और धनात्मक करते हैं। उसके अनुसार एक बहुत बड़ी गणना थी। चूंकि वो भाव और विज्ञान खत्म हो गया, अब आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत तो आया है नहीं, पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए हमें मालूम नहीं कि ये जो आर्यभट्टीय में पूरे जो खगोल विज्ञान था जिसके आधार पर ये सारी गणनाएं हुई, उसका क्या महत्व था वैज्ञानिक नहीं जानते। तो या तो हम आंख मूंद करके पुरातन पंथी होते हैं या उसको रिजेक्ट करके क्रांतिकारी होते हैं। कुछ लोग क्रांतिकारी अपने को उसी में कहते हैं कि सारी पुरानी मान्यताओं को अस्वीकार कर दो तो क्रांतिकारी हो तुम। लेकिन क्रांतिकारी नहीं होता। हो क्रांतिकारी वो है जो अपनी पुरातन जड़ों की विश्लेषणात्मक क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हुए युग के अनुरूप उसकी आवश्यकताओं को प्रगतिशील मानकों के अनुसार गढ़ते हुए एक नवीन रूपांतरण का प्रयास करता है, वो क्रांतिकारी। क्रांतिकारी कभी निषेधात्मक नहीं होता, क्रांति विधेयात्मक होती है। विधेयात्मकता होनी चाहिए उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसमें सर्जना होनी चाहिए। जो विनष्ट होने लायक है उतना ही विनष्ट होना चाहिए। समूल विनष्ट करके क्रांति नहीं हो सकती। विद्रोह हो सकता है। विद्रोह और क्रांति में बहुत अंतर है, और विद्रोही व्यक्तित्व कभी भी समाज का निर्माण नहीं करता है। क्रांति ही व्यक्ति के अंदर एक समग्र परिवर्तन की, रूपांतरण की एक पटशिला लिखता है, पटकथा लिखता है। तो ये जो हमारी भारतीय शिक्षा बोर्ड है, इसमें हमें खुद ही नहीं मालूम होता कि चर्चा कहां से शुरू करें। स्वामी जी, कहीं से शुरू हो जाती है तो वहीं पर चर्चा चलने लगती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, अब ये बोलता रहूंगा तो दिन भर बोलता रह जाऊंगा, कि ये जो भारतीय संस्कृति की जो मूल आत्मा है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। ये विश्व की सबसे समर्थ दार्शनिक परंपरा है। और हमारी दार्शनिक परंपराएं मात्र भावनात्मक रूप से ईश्वर और सत्य में विश्वास करने की नहीं थी, बल्कि विज्ञान सम्मत थी। पूरे खगोल विज्ञान, गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान, औषधि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान से आप्लावित रही हमारी संस्कृति। सिर्फ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह सिर्फ ये नहीं था कि तुम विश्वास करो कि मैं ईश्वर पुत्र हूं, तुम विश्वास करो कि मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूं और जो मैं कहूं वो कर लो। ये हमारी संस्कृति नहीं रही है। हमारी संस्कृतियों ने कहा है असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ठीक है,
मृत्योर्मा अमृतम गमय। और बुद्ध ने क्या कहा इसी को? अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, कि आप स्वयं को प्रकाशित करो, आंख मूंद करके अनुसरण मत करो। तुम्हें प्रज्ञा दिया है ईश्वर ने, प्रकृति ने, तो किसी के आंख मूंद करके कोई विश्वास मत करो। ये हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा रीजन बेस्ड रही है। और आरोप क्या लगता है भारतीय संस्कृति पर? कि यहां तर्क नहीं है। जिस भारतीय संस्कृति ने दुनिया का सबसे पहला महर्षि गौतम के रूप में तर्क के लिए, विमर्श के लिए न्याय शास्त्र दिया, उस संस्कृति को यह कह दिया जाए कि यहां तो तर्क ही नहीं है। और जो लोग तर्क विहीन विश्वास पद्धतियों में जीते हैं, वो अपने को कहते हैं कि हम बहुत बड़े तार्किक हैं, और हम मान भी लेते हैं कि भाई ये तो बड़े तार्किक लोग हैं, हम तो अंधविश्वासी हैं, क्योंकि हम अपनी जड़ें नहीं जानते, हम जड़ों से कटे हुए हैं। तो मूल भारतीय संस्कृति की आत्मा ही हमारी भारतीय शिक्षा बोर्ड का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी आत्मा यही होगी। संक्षेप में ये मैं आपको यहीं पर इस बात को यहां पर विराम दूंगा। बाकी और उसकी लीगैलिटी पर आता हूं भारतीय शिक्षा बोर्ड की। कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। ये पहले मैं लाइन इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि भाई ये तो टेम्परेरी बोर्ड है, स्वामी जी ने सोसाइटी से बना दिया है, कल को इसका अस्तित्व कहीं खतरे में ना हो जाए। ये बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में रहते हैं। जब कोई बात सरकार से जुड़ी हुई होती है तो लोगों की थोड़ी आस्था विश्वास ज्यादा होता है, ये मानते हुए कि सरकार कंटिन्यूड रहेगी, सातत्यता में होगी, क्योंकि भारत सरकार तो रहेगा ही, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो चाहे कोई और हो। भारत सरकार का अस्तित्व तो नहीं खत्म होगा। तो ये बोर्ड भारत सरकार ने गठित किया है पूज्य स्वामी जी के संकल्पों की पूर्ति के साधन के रूप में। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो परम पूज्य स्वामी जी के शिक्षा की अभिनव क्रांति के दृढ़ संकल्प की पूर्ति के साधन के रूप में भारत सरकार ने एक विधिमान्य प्रक्रिया के तहत भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया। द भारतीय शिक्षा बोर्ड has been set up by Government of India just to manifest the resolve of revered Pujya Swami Ramdev ji for the Indianization of भारतीय शिक्षा, शिक्षा के भारतीयकरण के संकल्प की पूर्ति के लिए। And its objective is blending of ancient knowledge system with modern education। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, blending of ancient Indian knowledge system with modern education। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक शिक्षा के साथ समन्वय, सम्मिश्रण, ये उसका उद्देश्य है मूल रूप से इस बोर्ड का। और यही उद्देश्य इसको दूसरे बोर्ड से भिन्न बनाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे हाउ दिस बोर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बोर्ड्स, बिकॉज नो अदर बोर्ड हैज बीन क्रिएटेड विद दिस यूनिक ऑब्जेक्टिव। कोई भी भारत का बोर्ड, चाहे राष्ट्रीय बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, इस विशिष्ट उद्देश्य के तहत गठित नहीं हुआ है। But Bharatiya Shiksha Board has been specifically mandated by Government of India to focus on integration of Indian knowledge system with the modern education. This is the uniqueness behind the birth of the board. जन्म में ये यूनिकनेस है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। बाकी लोग जड़ों से जुड़ने की बात कर सकते हैं, लेकिन हमें जड़ों को सही संदर्भ में पहचानते हुए और प्रत्येक पुस्तक के वाक्य में, प्रत्येक संरचना में, प्रत्येक पाठ में आधुनिक सामर्थ्य को रखते हुए कैसे खूबसूरती से बिना बोझ डाले बच्चों पर अतिरिक्त पृष्ठों का
उसी में कैसे हम ऐसी संरचना कर दें कि वह हम एक बहुत ही खूबसूरती से ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम का कर दें। भारत सरकार ने इसको देश के सभी राष्ट्रीय और स्टेट बोर्ड के समकक्ष घोषित कर दिया है 3 अगस्त 2022 को। ये डेट भी नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं याद हो। 3 अगस्त 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स ऑर्गन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, क्योंकि भारत सरकार ने AIU को दिया था ये काम कि ये संस्था ही इक्विवेलेंस ड्रॉ करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, तो उन्होंने हमारे बोर्ड के सारे कागजात को देखते हुए इसको इक्विवेलेंट घोषित कर दिया, समकक्ष घोषित कर दिया विथ ऑल अदर बोर्ड्स। मतलब अब हमारे बोर्ड का बच्चा किसी दूसरे बोर्ड में एडमिशन लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की नौकरी, किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी टेक्निकल एजुकेशन में प्रवेश, सबके लिए उतना ही मान्य है। एक लाइन भी लिखा है हमारे बोर्ड के गठन में कि BSB will function independently, administratively and financially like CBSE बोर्ड। ये लाइन भी लिखा है उसमें कि CBSE बोर्ड की तरह ही एक स्वतंत्र बोर्ड के रूप में प्रशासनिक और वित्तीय रूप से ये बोर्ड काम करेगा। स्वामी जी को चूंकि संकल्प था, इसलिए स्वामी जी की संस्था को पूरी एक विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए भारत सरकार ने स्पॉन्सरिंग बॉडी पतंजलि योगपीठ को नियत किया है। और स्वामी जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड में एक रुपए प्रॉफिट नहीं होनी है। स्वामी जी को सारा ही धन व्यय करना है, लगाना है। जो स्वामी जी कहते हैं ना कि परमार्थ के लिए अर्थार्जन, तो जो भी अर्थार्जन स्वदेशी से होगा, आयुर्वेद से होगा, वह भारत के मानस को गढ़ने में भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में व्यय होगा। आने वाले समय में अधिकांश व्यय भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ही होना है, क्योंकि भारत का मानस गढ़ना है, नए सिरे से रूपांतरित करना है उसको। तो यह है इसकी वैधानिक स्थिति। एक डेट और नोट कर लीजिए, 3 फरवरी 2023 को भारत सरकार के सेक्रेटरी एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पत्र सभी राज्य सरकारों को भेजा है, सारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज एजुकेशन को, चीफ सेक्रेटरी को, कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। ये पत्र भी जारी हो चुका है भारत सरकार से। और अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखिएगा, ब्राउज करिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को ब्राउज करिए, तो आपको उसकी वेबसाइट पर CBSE NIOS के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड भी आपको दिखेगा, नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही लिखा मिलेगा आपको। तो इससे तो क्या प्रमाण है कि दिस इज द बोर्ड ऑफ द गवर्नमेंट। स्वामी जी तो एक समाज पर एक कृतज्ञता स्वरूप एक अपना योगदान कर रहे हैं कि भारत सरकार ने बोर्ड बना के कहा कि स्वामी जी से आप चला दो, आपका संकल्प है, आप ही इसको वित्तीय पोषण करो, आप ही इसमें दिशा दो। और मुझे उम्मीद है कि अगर एक गति तक आप लोगों के सहयोग से ये पहुंच गया तो दिन दूर नहीं होगा जो भारत सरकार भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबें सरकारी स्कूलों में भी चालू कर देगी। लेकिन पहले प्रारंभ में अपनी अस्तित्व के लिए, अपनी अस्मिता को स्थापित करने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। एक लाइन से कोई गजट नोटिफिकेशन हो जाने से देश नहीं मानता। अगर ये मानता
तो हत्या करने पर आजीवन कारावास और मृत्युदंड होता है ना, बाज आते हैं लोग, क्योंकि मानस नहीं है। अपराधों के लिए इतनी सजाएं हैं, योगी जी तो इनकाउंटर तक करा डालते हैं, लेकिन क्या रुकी? क्या नहीं रुकती, इसलिए कि मानस नहीं है ऐसा। तो पहले हमें मानस तैयार करना होगा। भारतीय संस्कृति समन्वित शिक्षा के लिए भी अभिभावकों में, विद्यालय प्रबंधकों में, शिक्षकों में, आम जनता में मानस तैयार करने के लिए उचित पर्यावरण बनाना होगा, ताकि कोई बात किसी पर थोपी हुई ना लगे। क्योंकि थोपी हुई चीज परतंत्रता लगती है, उसमें आत्मस्वीकृति का बोध कम होता है, तो सहजता से विस्तार भी नहीं होता उसका। सहजता से विस्तार वही होता है जब एक आत्मस्वीकृति के स्तर पर भी वह उतरना प्रारंभ करे वैचारिक रूप से। तो वो पुरुषार्थ आपको करना है, और उसका तरीका है कि जो हमारी किताबें अगले सत्र के लिए प्रत्युत से लेके 8वीं तक, 6ठी तक तो तैयार है, 7वीं 8वीं की प्रिंट हम नवंबर में करा देंगे। वो पुस्तकें अगर आप कुछ अभी से जाके चयन करें, माहौल बनाएं, तो लोगों के मन में जो आशंका होती है, आपके मन में भी हो सकती है, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं कि भाई पता नहीं कैसी किताब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा हमारा नीट में आएगा कि नहीं, फिर जेई लायक होगा कि नहीं, आईएएस बनने लायक होगा कि नहीं, और विश्वविद्यालयों में एडमिशन लायक होगा कि नहीं, विदेशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ने लायक होगा कि नहीं, सर्टिफिकेट मान्य होगा कि नहीं, उसका कंटेंट मान्य होगा कि नहीं। ये सब सवाल आपके दिमाग में आना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन जब वो किताब हमारी पढ़ेंगे आप भी, और वो किताब विद्यालयों में, कुछ विद्यालयों में चलना प्रारंभ होगा, गार्जियन पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे पुस्तकें ही उनको अपने से जोड़ देंगी। फिर उन्हें लग जाएगा, अरे इसमें तो आधुनिक सामर्थ्य भी है, इसमें तो पूरी गणित भी है, विज्ञान भी है, और भारतीय संस्कृति भी है, तो ये तो विन विन सिचुएशन है। तब अभिभावकों के मन में बोध आएगा, सिर्फ प्रवचन से, बोलने से नहीं आएगा। प्रारंभ में थोड़ा मानस बनाना होगा, फिर किताबें ही उनका मानस और बेहतर बनाएंगी। तो इसलिए आपको प्रयास ये करना होगा कि कम से कम जो लोग आपसे जुड़े हैं, आपकी धारणा से जुड़े हैं, सनातन की धारणा से जुड़े हैं, भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा से जुड़े हैं, या जुड़ने का भाव रखते हैं, पूरी तरह से न भी जुड़े हों, उनके मन में किसी कोने में एक दीप जल रहा हो, तो उस दीप को प्रकाशित करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा। और कुछ विद्यालय जुड़ेंगे तो धीरे धीरे और जुड़ेंगे, फिर धीरे धीरे माहौल बनता है। ये आंदोलन है, ये एक दिन में नहीं होता, इसलिए कभी बिना मतलब निराशा के साथ या बहुत उतावलेपन के साथ भी आंदोलन बहुत सशक्त नहीं होता। बहुत सारे लोग हमको राय देते रहते हैं, साहब एक जियो करवा दो ना सरकार से कि सारे विद्यालय बोर्ड से हो जाए। हमने कहा बहुत आसान है, तो फिर आपकी जरूरत ही क्या है मुझे? मतलब ये तो अगर हम करा लें और कराना चाहें और कराने की दिशा में सोचेंगे तो सारा काम छोड़ के यही करें, फिर कि सरकार से आदेश कराएं। सरकार तो बहुत कुछ आदेश करती रहती है। क्या सरकार नहीं चाहती थी क्या कि योग हो पहले से? ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग भी बचपन में जानते हैं कि जब हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे उत्तर प्रदेश में, तो वहां भी को जियो सर्कुलर आते रहते थे कि बच्चों को जोड़ा जाए, कोई नहीं करता था। लेकिन जब पूज्य स्वामी जी ने इसको एक आंदोलन बनाया और आप सब लोगों ने उसमें अपना पुरुषार्थ किया, तो वह योग भारत ही नहीं विदेशों तक पहुंच गया। अब आप न्यूयॉर्क के भी पार्क में आपको कपालभाति करते लोग मिल जाएंगे। आपको ट्रेन में, मैं एक बार जा रहा था ब्रिटेन से फ्रांस ट्रेन में, तो मैं देख रहा था कि ट्रेन में भी सब फ्रेंच करते चले जा रहे थे, अनुलोम विलोम। तो ये आंदोलन, उनको तो कोई जियो नहीं जा रही है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मचेतना का अंश बनाना।
when any philosophy, any spirit becomes the integral part of your own philosophical structure of mind, आपकी जो दार्शनिक संरचना है विचारों की, जब उसमें प्रवेश करती है, तब आप बड़े आत्मविश्वास के साथ और बड़े अच्छे ढंग से करते हैं उसी काम को, वो ना हारे थके आदमी की तरह करते हैं। तो थका हारा व्यक्ति कभी किसी आंदोलन का संवाहक नहीं हो सकता। तो पहले तो हमें अपने अंदर अपने चेतना को जागृत करना होगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बहुदत्त, कठोपनिषद का वाक्य है ना, जो स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, उठो जागो और तब तक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो जब तक लक्ष्य प्राप्त हो न जाए, पुरुषार्थ करते रहो तब तक। तो ये स्वामी जी ने सिखाया और मुझे पूरी आस्था है। आप लोग तो मैं समझता हूं कि शायद मैं सबसे पुराना होऊंगा स्वामी जी से जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं स्वामी जी से जुड़ा हुआ हूं 96 से, 28 साल हो गया। और मैं यहाँ तैनात था हरिद्वार में, और स्वामी जी आचार्य जी का उसके 1 साल पहले ही, 1.5 साल पहले हरिद्वार में प्रवेश हुआ था।